बात खबरों की। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस दौरान कई समझौते हुए जो सुर्खियों में हैं। इनमें से एक है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा के बाद चीन की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कॉरिडोर सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को चुनौती देने वाला है। इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में कॉरिडोर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा जरिया बनेगा। आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए ये कॉरिडोर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के बाद चीन के होश उड़ गए हैं। चीन के इस झटके के पीछे भारत और अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। दावा है कि इन दोनों देशों ने मिलकर चीन के BRI प्रोजेक्ट का विकल्प तैयार किया है और उसे दुनिया के सामने पेश भी कर दिया है। इस परियोजना को लेकर कोशिश ऐसे वक्त में सामने आई है जब सऊदी अरब और UAE की चीन के साथ नजदीकी बढ़ती हुई दिख रही है। आपको याद होगा, चीन ने हाल ही में मध्य पूर्व के साथ संबंधों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव दूर करने में मदद मिली है। तो जाहिर है भारत, अमेरिका और सऊदी की कोशिश से तैयार हो रहे ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के सपनों और उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। और इस पर आपको बता दें कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, मेजर जनरल रिटायर अश्वनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं, अमलेंद्र मिश्रा प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत जो है वो करना चाहूंगी हमारे साथ खास मेहमानों में संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव श्रीवास्तव जी, हाल ही में G20 में कुछ बड़े ऐलान किए गए। सबसे बड़ा जो ऐलान है जिसने सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 8 देश मिलकर बनाएंगे। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें, कैसे भारत को फायदा होगा और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के बाद चीन को झटका लगा और चीन को इससे क्या नुकसान है, और साथ ही जो मौजूदा स्थिति है भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड को लेकर रूट है उससे कितना अलग हो जाएगा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, कैसे इसके जरिए समय भी बचेगा और ट्रेड के तमाम रास्ते जो है वो खुलेंगे। जी देखिए, ये जो भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है चाइना के विस्तारवाद, उसके उपनिवेशवाद पर लगाम लगाने के लिए भी। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से जो भारत का जो मिडिल ईस्ट रीजन से और यूरोप से जो कनेक्ट, मोहम्मद बिन सलमान ने जो भारत की यात्रा की है, उससे हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ जो संपर्क है वो तो बायलैटरल लेवल रीजन की है, UAE है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के जो आपकी आवाज हम तक ठीक से होंगे और हमारा जो और मजबूत हो जाए। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अश्वनी सिवाच जी भी हैं। अश्वनी जी, आप कैसे देखते हैं इस ऐलान को, और क्या जो चीन की, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ देखो, ये सच्चाई है कि जो अभी चीन के साथ हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और अभी देखें कि न्योमा जो एयरफील्ड है उसको भी इनॉग्रेट किया गया है। अब 4 एयरफील्ड हो जाएंगी जो लद्दाख में। सबसे पहले जो DBO की जो कि वेस्ट में है, उसके बाद थॉयस और ले और न्योमा। अब इसके आने से भारत की काबिलियत और क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में, और हमारे को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा
क्योंकि यहाँ पर अश्विनी सिवाल जी, मैं अभी एयरफील्ड के लिए नहीं सर, मैं आपसे इस ट्रेड इकोनॉमिक अगर हम कॉरिडोर की बात करें, इससे क्या हो, भारत को कैसे फायदा होगा, और साथ ही क्योंकि हम देख रहे हैं जो चीन की जो विस्तारवादी सोच है और साथ ही जो BRI प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कैसे विकल्प के तौर पर, क्योंकि चीन और यूरोप के बीच में भी जो BRI जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हालांकि बहुत ज़्यादा विवादित ये पूरा प्रोजेक्ट कहा जाता रहा है और है भी, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे ट्रेड के अगर हम क्षेत्र में बात करें तो ये गेम चेंजर साबित होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना, आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। अभी सच्चाई बात यह है कि जो अभी एक जो प्रोजेक्ट G20 के टाइम में अप्रूव हुआ है, जो कि भारत और उसके बाद मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये लिंक होगा एक तो शिप का और रेल का। जो भारत से जो भी कंटेनर जाएंगे वो शिप के द्वारा दुबई जाएंगे, उसके बाद रेल के थ्रू वो निकलेंगे सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन, इजराइल होते हुए यूरोप में जाएंगे। इसके अंदर जो कंट्रियां शामिल हैं ये सारी मिडिल ईस्ट की हैं, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, UAE और जॉर्डन, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और US का है। और ये जो है बहुत ही गेम चेंजर होगा। इसके कारण 40% आपका टाइम कम हो जाएगा सामान पहुंचाने का, और 60% जो है उसका टाइम जो है कम लगेगा ही, और उसकी कॉस्ट भी 60% कम होगी। तो ये मुझे लगता है गेम चेंजर है। और ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन का था, ये उसका एक प्रकार से टक्कर है, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जहाँ $3 ट्रिलियन इस्तेमाल किए हैं चीन ने, वो बिना सोचे समझे किए हैं, इंक्लूसिव नहीं था। ज़्यादातर जिन देशों के थ्रू किया है उन देशों के बिना पूछे उन्होंने बढ़ाए हैं। आज वो डेप्थ ट्रैप में, आज बेल्ट रोड इनिशिएटिव बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर $62 बिलियन खर्च किया गया था, 25% ही कंप्लीट है। तो सच्चाई ये है कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है ये बहुत वाइबल होगा। इसके अंदर जो पैसा लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ये सभी कंट्रीज लगाएंगी। पर इसकी वायबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से जो आपका एयरवेज और जो बाकी जो शिप वाला और रेल का रूट है वो बहुत कम हो जाता है यूरोप जाते के लिए। और सेकंड थिंग, ये इन देशों को जरूरत है क्योंकि भारत जो है आगे मैन्युफैक्चरिंग हब सेंटर बनने वाला है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसी प्रकार जो सऊदी अरेबिया, UAE है, वो भी जानती हैं कि अगले 10 साल में जो उनका ऑयल है उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। वो भी अपने इन्वेंट्री को इनलार्ज कर रहे हैं। अब वो भी जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, उसको बढ़ावा कर रहे हैं, तो उनको कनेक्टिविटी चाहिए। तो इसलिए ये जो कनेक्टिविटी है, जो ये कॉरिडोर बन रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट टू यूरोप, ये गेम चेंजर होगा। ये लगता है हर जगह इकोनॉमिक एक तो बढ़ोतरी करेगा, दूसरा ये जॉब बहुत क्रिएट करेगा, तीसरा ये करेगा कि जो स्वेज कैनाल पे अभी जो ज़्यादा प्रेशर आ रहा था वो भी कम होगा। मुझे लगता है एक वेरी विन विन सिचुएशन है। और ये चीन के लिए बहुत बड़ा धक्का है। जो चीन अपना दबदबा बनाने की सोच रहा था मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री की तरफ, और अभी आपको पता है इटली जो कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था वो उससे बाहर निकल गया है। तो ये सच्चाई है कि ये जो ठीक है। अमलेंदु मिश्रा जी, जो BRI का चीन, अगर इटली की बात करें, इटली हिस्सा था, लेकिन अगर हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इसका भी हिस्सा जो है वो इटली है। तो अभी मौजूदा रूट की अगर हम बात करें, भारत और यूरोप के रूट से कितना अलग होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट? और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखें, ट्रेड के हिसाब से देखें, तो आने वाले समय में, फ्यूचर में भारत को इससे कितना फायदा? जी देखिए, पहली बात यह है कि हम दो चीज़ों की बातें कर रहे हैं। पहली बात यह है कि चाइना स्पॉन्सर्ड सिल्क रूट की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो हिंदुस्तान की तरफ से जो इनिशिएटिव आया है अभी जो G20 में बताया गया है, वो स्पाइस रूट है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। पहली बात यह है कि सिल्क रूट जो है, ब्रिक एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना की तरफ से है, ये वन मैन शो है और वन कंट्री शो है। चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट आती है और चारों तरफ हमारे साउथ एशिया से लेके सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप तक वो निकलती जाती रहती है, और अफ्रीका भी उसके साथ कनेक्टिविटी के साथ। और हम जो स्पाइस रूट की बात कर रहे हैं, हम एक 3 तरफ के होंगे ये लगाई। पहले तो समुंदर, उसके बाद लैंड, और उसके बाद फिर समुंदर, फिर जाके यूरोप। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये जो स्पाइस रूट की बात हम जब कर रहे हैं, वो 20 से ज़्यादा
देशों के साथ मिलकर बनाने की प्लान है। पहली बात यह है। तो हम देखें कि जब जितने सारे ज़्यादा लोग जब मिल जाते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने में, तो उसमें बहुत सारे परेशानियां आगे ले जाती रहती है और वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। चाइना ने इसीलिए सक्सेस उसको, क्योंकि उसके तरफ पैसा आता है और आगे चलते रहते हैं। तो मुझे ये सोचना है कि यूरोप का और मिडल ईस्ट का चाइना से संबंध तोड़ने का संभावना कितना है, क्योंकि उन्होंने भी चाइना के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंसी है, तेल भेजने के साथ साथ और जितने सारे प्रोडक्ट चाइना से आती रहती है। हाँ, ये कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तानी इकोनॉमी जो है बढ़ती जाती रहती है, और ये कोई दो राय नहीं कि पिछले अगले 10-15 सालों में हिंदुस्तान बहुत आगे पहुंचेगी। लेकिन जब तक हमारे पास ये बल नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं कि स्पाइस रूट चीन को धक्का देने जा रहा है। ये बहुत बातें हम कर सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, जब तक हमारे टेबल पे खाना नहीं आ सकता है, तब तक हम ये बातें थोड़ा जल्द में बातें कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है। ठीक है संजीव जी, अमलेंदु जी की आपने बातों को सुना। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो कोई एक देश नहीं है, कई सारे देश जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को, इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाएंगे। तो इतने जल्दी और सभी की सहमति हो जाना, और इसका अगर, क्योंकि हम आने वाले समय में इसके फायदे देख रहे हैं, ये अभी थोड़ा जल्दी है। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी है। ये मुझे लगता है कि आज समय की आवश्यकता थी और इसको अब पूरा कर लिया गया है। देखिए, जैसा कि श्रीवास्तव ने कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक गेम चेंजर इनिशिएटिव है और इसका जो आर्थिक महत्व भी है और इसका रणनीतिक महत्व भी है। जहां तक आर्थिक महत्व की बात है, तो इससे जो भारत की जो मिडिल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ जो हमारा कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़ेगी, जिससे हमारी अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, वो अपने वर्तमान समय में मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन 2030 का एजेंडा है, जिसके तहत वो सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से यूएई का भी अपने आप को मॉडर्नाइज करने का प्लान है और जाहिर है कि इसके लिए वो भारत की तरफ एक बड़े सहयोग के लिए देख रहे हैं। और ये जो कनेक्टिविटी बनेगी, उससे सऊदी अरेबिया का जो अपने मॉडर्नाइजेशन का एजेंडा है वो भी पूरा होगा और जाहिर है कि भारत की जो, जैसे कि मैंने कहा, हमारी इंडस्ट्रीज को लाभ होगा। यूरोप के साथ हमारा जो कनेक्ट है वो और अधिक गहरा होगा। यहाँ से जो सी लेन्स के माध्यम से, जो सी रूट के माध्यम से, और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जो रेल लिंक्स और रोड्स के माध्यम से, जाहिर है कि हमारा जो पूरी कनेक्टिविटी है भारत से यूरोप तक की बहुत अच्छी होगी, बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी। और ये चाइना के जो औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर लगाम लगाने में भी बिल्कुल सहायक साबित होगा। दूसरा, मैं जो रणनीतिक महत्व की बात कर रहा था, तो देखिए, चाइना वर्तमान समय में अपने इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट रीजन में गहरा करने के लिए तमाम तरीके की कवायदे कर रहा है। वो कहीं मीडिएशन की बात करता है। अभी हाल में आपने देखा कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो डिप्लोमेटिक ट्राइस ब्रेक ऑफ हो गए थे, उसको रिस्टोर कराने में चाइना ने अपनी भूमिका निभाई। चाइना अपने BRI के माध्यम से तमाम जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराने की साजिशें रच रहा है। और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोग्राम है वो एक कॉलोनियल प्रोग्राम है, इंपेरियलिस्टिक प्रोग्राम है। और उस तरीके के जो चाइना के जो मनूवर्स हैं, जिसमें कि वो अपने इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट रीजन में बढ़ाने के लिए तरह तरह की कवायदे कर रहा है, उस पर भी लगाम लगाना एक रणनीतिक आवश्यकता थी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में जो अनेक तरीके की बातें कई सर्कल्स में कही जा रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब वहां से मिडिल ईस्ट रीजन से विड्रॉ कर रहा है, अब वो इंडो पैसिफिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जो ऑयल रिजर्व्स खोल लिए हैं, तो अब वो मिडिल ईस्ट पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह पर लगाम लगाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर से अपने आप की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप को रीइंफोर्स करने के लिए भी वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है। यहाँ पर मैं एक अन्य इनिशिएटिव की बात करना चाहूंगा, I2U2, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, यूएई और भारत। और ये जो चारों राष्ट्र हैं, ये I2U2 के माध्यम से भी अपने संपर्कों को, अपनी पार्टनरशिप को गहरा करना चाहते हैं। और अब्राहम एकॉर्ड्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हो चुका है, उसके बाद से I2U2 को इंप्लीमेंट करना और उस पार्टनरशिप को गहरी करना अब आसान हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ रणनीतिक जो प्रभाव है, उसकी जो साजिशें मिडिल ईस्ट में चल रही हैं,
उस पर लगाम लगाना भी एक समय की आवश्यकता थी। आर्थिक आवश्यकता है तो जैसा कि मैंने कहा, मिडिल ईस्ट के राष्ट्र मॉडर्नाइज कर रहे हैं, भारत की भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी होंगी। तो ये मुझे लगता है कि आप हर एक हमारे साथ लिहाज रहिए और से आप सभी खास मेहमान हमारे साथ रहिएगा। आगे भी इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना को अब लद्दाख से फाइटर ऑपरेशन के लिए तीसरा एयरबेस मिलने जा रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में क्रिटिकल माने जाने वाले न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG को पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि किसी भी हालात में वो पड़ोसी मुल्क से अपनी रक्षा कर सके और जरूरत पड़ने पर करारा जवाब भी दे सके। आपको बता दें कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना के न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड कर नया फाइटर बेस तैयार किया जा रहा है। 2.7 किलोमीटर लंबा ये रनवे पूरी तरह से कंक्रीट का होगा। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए भारतीय सेना 218 करोड़ खर्च कर रही है। इसके साथ ही बाकी काम को भी अगले 20 से 22 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुल 8 सीमावर्ती राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। इन प्रोजेक्ट में तवांग तक जाने वाले रूट पर 500 मीटर लंबे ऑल वेदर टनल नीचिपू टनल भी शामिल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO इसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बनाया है, जिसमें 21 सड़कें, 64 ब्रिज, 1 टनल, 2 एयर स्ट्रिप और 2 हेलीपैड शामिल हैं। हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं BRO को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को हमने संबोधित किया था। BRO नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके BRO ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्य माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए यदि मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा था तो मैं यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही था। और इस पर मैं कमेंट चाहूंगी। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी हैं। अश्विनी जी, कैसे देखते हैं भारत की इस उपलब्धि को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 से 22 महीने में ये जो न्यूमा जो एयरफील्ड है एडवांस जिसे बनाया गया है, और LAC की अगर हम देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड जो है वो बनने वाला है। इसे अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो भारत के लिए ये कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच को अगर हम देखें तो ऐसे समय में अगर जिस तरह से ये एयरफील्ड बनकर तैयार हो जाएगा तो हर स्थिति से निपटने के लिए भारत कैसे तैयार होगा? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि न्योमा जो एयरफील्ड तैयार हो जाएगा 2 साल के अंदर, और ये सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड होगा वर्ल्ड का 13,500 फीट, और ये 50 किलोमीटर दूर होगा लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। ये सच्चाई है कि लद्दाख के अंदर अभी हमने 4 एयरफील्ड बना लिए हैं, जो कि एक DBO का है, उसके बाद थॉइस है और ले, और अभी ये न्योमा जिसको जो पहले एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था उसको अब एक प्रकार से बढ़ाया जा रहा है और इसको एक प्रकार कंक्रीट बनाया जा रहा है। इससे हर टाइप के एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ पाएंगे, जिसके अंदर सुकोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगोर, उसके बाद जो रफेल अभी हमें फ्रांस से मिला है, साथ में अपाचे हेप्टर, और इसके साथ साथ C-17 ग्लोब मास्टर, C-13J हरकुलिस और AN-32। तो इसके आने से, इसके बनने से भारत की जो रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कम से कम 700 से 800 किलोमीटर और लंबी हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक बिल्डअप के लिए भी जो बहुत आसानी हो जाएगी, ट्रुप्स मूवमेंट भी फास्टर हो जाएगा। और यही नहीं, ये एक ड्यूअल पर्पज है। यहाँ पर जो हमने गाँव बसा रहे हैं, जो हमारे मॉडर्न विलेज कौंसिल के अनुसार हमने काफी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के साथ जी अमलेंद्र जी के आने से, हाँ ठीक है सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्योंकि चीन भी होटल जो उसकी एक
उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। हम अब लास्ट कोई 10 साल से, और मैं कहूंगा कि लास्ट 5 साल से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चीन से कम 2 गुना ज्यादा है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। हमें ठीक है, समय की कमी है अमलेंद्र जी, आपसे मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसके बाद न्यूमा को अपडेट किया जा रहा है, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, और इससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन को झटका और दूसरी तरफ क्योंकि न्यूमा जो कि चीन से लगभग 50 किलोमीटर ही दूर है चीन की सीमा से। हाँ, देखा जाए कि ये तो पहले से ही करना चाहिए था। 20 साल पहले, 30 साल पहले भारत का जो इनिशिएटिव भी अपना फ्रंटियर जो चाइना के साथ बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, वो 20 साल पहले करना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात है कि आज की सरकार ने इस बारे में सोच रही है और लद्दाख एरिया को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। परेशानी की बात है कि हम पहले सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान सेंट्रिक मिलिट्री पॉलिसी बनाते रहे और उस मामले में चाइना को थोड़ा पीछे हम रख लिए और उस बारे में सोचे नहीं। तो ये मेरा ये कहना है कि सिर्फ लद्दाख सेक्टर में ही नहीं, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में भी एयर पावर का थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से रास्ता बनाया जा रहा है और चाइना को झटका वहाँ लग रहा है, इसीलिए उसने अपना जो मैप से वो बदल चुका है। अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को कह रहा है कि वो चाइना के एक पार्टी है। तो ये इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि चाइना ने। ठीक है सर, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो G20 में जिस तरह से ऐलान किया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, जो कि चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, और अब दूसरा न्यूमा एयरफील्ड को अपडेट कर, जो कि चीन की सीमा से 50 किलोमीटर दूर है, इसके जरिए भारत का उस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।